तो अब हम जो है नए शिक्षा आयोग के बारे में बात करेंगे। और ये जो नया शिक्षा आयोग है ये है कोठारी आयोग। इसको जो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी हम जानते हैं। और ये हम देख रहे हैं तीसरा बड़ा आयोग है राधा कृष्णन आयोग, मुदलियार आयोग और तीसरा ज़्यादा महत्वपूर्ण कोठारी आयोग। तो कोठारी आयोग की स्थापना क्यों करनी पड़ी सरकार को? कोठारी आयोग को सबसे बड़ा आयोग माना जाता है शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के परिप्रेक्ष्य में। और कोठारी आयोग के जो सुझाव हैं, सिफारिशें हैं, उनका वर्तमान के शैक्षणिक स्वरूप में ढांचे में हम कई तरह का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव भी देख सकते हैं। तो कोठारी आयोग का बैकग्राउंड किस तरह से है कि भारत सरकार ने इसे एक तदर्थ आयोग के रूप में स्थापित किया। तदर्थ एड हॉक कमीशन के रूप में इसकी स्थापना करती है भारत सरकार। और गठन कब होता है इस आयोग का? 14 जुलाई 1964। तो 14 जुलाई 1964 को भारत सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए और लगभग सभी तरह की शिक्षाओं में इस कोठारी आयोग ने सुझाव दिए थे। चाहे उसमें प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हो, यानी तीनों हिस्सों में कोठारी आयोग ने अपने सुझाव दिए थे। तो इसे इन सभी चीज़ों पर सुझाव देने के लिए स्थापित किया गया था। और 29 जून 1966 को यह आयोग भंग हो गया था। हालांकि इसकी सिफारिशें बाद में भी हम देखते हैं कि जो इसके बाद भी जो शिक्षा आयोग बने हैं, जैसे हमारा 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उस पर तक जो है हमने कोठारी आयोग के प्रभाव को देखा है। तो कोठारी आयोग एक तदर्थ आयोग के रूप में स्थापित हुआ। कब हुआ था? 14 जुलाई 1964 को। आयोग भंग कब हुआ? 29 जून 1966 को। गठन, इस आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? दौलत सिंह कोठारी। दौलत सिंह कोठारी उस समय क्यों ये ज़्यादा महत्व के थे? तो महत्व के इसलिए थे कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था भारत का, ये उसके अध्यक्ष थे। और उसी के कारण जो है इनको जो है इस आयोग का अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। अगर हम इस आयोग से पहले देखेंगे तो स्वतंत्रता के बाद वैसे भारत में कई शिक्षा आयोगों का गठन हुआ। और भारत में 6 आयोग जो है गठित हुए थे, लेकिन भारत के शिक्षा क्षेत्र में व्यापक रूप से चीज़ों को समझने, जानने और उस पर सुझाव देने का काम किया था कोठारी आयोग ने। तो कोठारी आयोग एक व्यापक क्षेत्र पर सुझाव देने वाला आयोग माना जाता है। इस आयोग में जो एक कोर समूह था, उसमें करीब करीब 20 सदस्य थे। 20 मेंबर थे इसके कोर समूह में। और आयोग ने 20 विदेशी सलाहकारों का एक पैनल था। और वो कौन थे? वो शिक्षाविद थे, विद्वान थे। उनसे भी जो है परामर्श लिया, सलाह ली। और ये जो 20 विद्वान थे या शिक्षक थे या शिक्षाविद थे, ये मूल रूप से अमेरिका के, ब्रिटेन के, फ्रांस के, जापान के और स्वीडन, इन देशों से संबंधित थे ये लोग। जो 20 लोगों का जो है, तो ये यूएसए, यूके, जापान, फ्रांस, स्वीडन, यहाँ से थे। तो एक बैकग्राउंड है ये कोठारी आयोग का कि कोठारी आयोग कैसा आयोग था, कब बना था, कब भंग हुआ था, किस तरह का व्यापक स्वरूप था इसका, और इसमें काम करने वाले लोग क्या क्या थे। ये तो कोठारी आयोग का एक बैकग्राउंड है। यहाँ से किसी को क्वेश्चन डाउट है
कुछ पूछना है किसी को? तो ये तो हो गया इसका बैकग्राउंड। अब हम देखते हैं कि जो कोठारी आयोग है, ये दौलत सिंह कोठारी के कारण इसका नाम कोठारी आयोग है, और हम इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के रूप में भी देखते हैं। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी है भारत का। और इस आयोग का जो प्रतिवेदन था, ये किस नाम से उस प्रतिवेदन को जाना गया है, यानी जो इसने अपना प्रतिवेदन, अपनी रिपोर्टें दी थी सरकार को, उस प्रतिवेदन का नाम था शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति उस प्रतिवेदन का नाम था जो कोठारी आयोग ने सरकार को सबमिट किया। और इसमें कुल मिला के 692 पृष्ठ थे, यानी टोटल इतने पृष्ठों का ये कोठारी आयोग का सिफारिशों का एक दस्तावेज था। अब इस आयोग ने किस तरह के सुझाव दिए थे और क्या दिए थे वो भी हम इसमें देखेंगे। उसके अलावा इस आयोग में 19 कार्य समूह या टास्क फोर्स थे, 19। ये अलग अलग जगहों पर कार्य कर रहे होंगे। जैसे किसी को काम दिया गया होगा कि तुम जो है प्राथमिक शिक्षा पे करो, किसी को माध्यमिक शिक्षा पे, किसी को उच्चतर माध्यमिक पे, किसी को उच्चतर शिक्षा पे, किसी को जो है अनुसंधान वाले पीएचडी वाले कार्यों पे। तो ऐसे टास्क फोर्स थे इसके अंदर जिन्होंने अलग अलग हिस्सों में जो है काम किया होगा, तकनीकी शिक्षा पे, व्यावसायिक शिक्षा पे, वाणिज्यिक शिक्षा पे। इसके अलावा 21 महीने की अवधि में इस आयोग ने बहुत सारे लोगों के साथ में जो है वर्कआउट किया, उनका इंटरव्यू लिया, साक्षात्कार लिया, ताकि आयोग को जो है कई सारी चीज़ें जो है व्यावहारिक सूचनाओं के रूप में, ज्ञान के रूप में, सिद्धांत के रूप में हासिल हो सके। तो इसने करीब करीब 9,000 लोगों से इंटरेक्ट किया, उनका इंटरव्यू लिया, साक्षात्कार। और ये जो 9,000 लोग थे, 21 महीनों में 9,000 लोगों जिनसे बात की थी वो कौन थे? उनमें कुछ शिक्षक थे, कुछ विद्वान थे, कुछ वैज्ञानिक थे। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों के लोग थे। तो विद्वान थे, शिक्षक थे, वैज्ञानिक थे, इनसे इंटरव्यू किया। फिर शिक्षा में सुधार क्या होना चाहिए, बदलाव क्या होना चाहिए, परिवर्तन क्या होना चाहिए, नया क्या होना चाहिए, ऐसे तमाम चीज़ों का आंकलन करके फिर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करके सरकार को दी। और आयोग ने 29 जून 1966 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो भारत के थे, ये थे MC छांगला। ये भी हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि शिक्षा मंत्री कौन था उस दौर में। तो MC छांगला थे और इनको अपनी रिपोर्ट दी। और इस तरह से जो है ये कोठारी आयोग ने अपना पूरा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया सरकार को। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और इस तरह से जो है ये कोठारी आयोग का एक बैकग्राउंड यहाँ से बन गया। अब इस आयोग ने सुझाव क्या दिए थे, कुछ सिफारिशें, कुछ सुझाव, ये क्या क्या दिए थे इन्होंने। तो आयोग का उद्देश्य देखिए पहले कि आयोग का उद्देश्य क्या था। इसका मतलब इस आयोग ने करना क्या था, किन चीज़ों पर इसने अध्ययन करना था, किन चीज़ों को इसके ऑब्जर्व करना था। तो आयोग ने जो है इसमें जो है 4 मुख्य चीज़ों पर इसने काम करना था। पहला, भारत में शिक्षा के विकास के लिए नीतियां और दिशा निर्देश क्या हो वो प्रदान करना था इस आयोग को, कि भारत में जो है शिक्षा के विकास के लिए नीतियां क्या हो, पॉलिसी क्या हो और डायरेक्शंस क्या होने चाहिए। पहला काम तो इस आयोग को ये करना था, ये हो गया। दूसरा उद्देश्य क्या था, भारत में शिक्षा एक सामान्य स्वरूप खोजना और उसे विकसित करना, यानी एक ऐसा स्वरूप विकसित हो सके जो है प्रत्येक की पहुंच में हो, सुगम हो, सक्षम हो और सरकार भी जिसे उपलब्ध करा सके। कारण क्या था
कि भारत आज भी विकासशील देश है और संसाधन न तो भारत के पास आज पर्याप्त है न तब पर्याप्त, तो तब तो और भी कम रहे होंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऐसा तरीका, ऐसा तंत्र, ऐसी व्यवस्था जो हमारे संसाधनों को सपोर्ट करके हम चीज़ें उपलब्ध कराएं। नहीं तो सबसे बढ़िया शिक्षा तो हर देश देना चाहते हैं, परंतु उसके लिए उसके पास संसाधन, व्यवस्था, ढांचा सब कुछ होना चाहिए। इसलिए हम अमेरिका जैसी प्लानिंग नहीं कर सकते, अमेरिका जैसी नीति नहीं बना सकते, हमें भारतीय नीतियां बनानी पड़ेंगी। तो ये दूसरा कार्य था इसका। तीसरा क्या था? भारतीय शिक्षा के हर पहलू की जांच करना, यानी जो भी पहलू हैं, जो भी समस्या है, जो भी बेहतर है, उन तमाम पहलुओं का अध्ययन करना और उसके हिसाब से जो भी बदलाव की आवश्यकता है, परिवर्तन की आवश्यकता है, उसमें जोड़ने की आवश्यकता है, हटाने की आवश्यकता है, उस पर अपना रिकमेंडेशन देना। और चौथा चीज था कि यद्यपि आयोग की स्थापना संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र के लिए की गई थी, यानी ये जो आयोग बना था, भारत में जितनी भी प्रकार की शिक्षाएं हैं, चाहे वो मेडिकल शिक्षा हो, चाहे इंजीनियरिंग शिक्षा हो, चाहे सामान्य शिक्षा हो, चाहे व्यावसायिक शिक्षा हो, प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, हर शिक्षा क्षेत्र पर इसने अपना सुझाव देना था। इसके बावजूद दो ऐसे एरिया थे जिस पर ये अपना सुझाव नहीं दे पाया, और ये दो एरिया कौन थे ऐसे? एक तो था कानूनी शिक्षा, कानूनी शिक्षा पर इसके रिकमेंडेशन नहीं है, और दूसरा था चिकित्सा शिक्षा। तो हमारे पास क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कोठारी आयोग ने सभी शिक्षा क्षेत्रों पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए थे, सिवाय कौन से दो क्षेत्रों पर नहीं किए थे? तो तब हमारे जवाब में आ जाएगा कानूनी और चिकित्सा क्षेत्र में। तो ये तो इसको गठित करने का क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, एम फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोठारी कमीशन। तो ये इसका उद्देश्य है। अब शिक्षा की संरचना क्या हो भारत में, उसके लिए इसने क्या सुझाव दिया था? तो शिक्षा की संरचना, चाहे उसमें प्राइमरी से ले लें हम, चाहे उसमें लास्ट रिसर्च वाले हिस्से तक जाएंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इसके लिए इस आयोग ने क्या सुझाव दिया था? तो इस आयोग की ये महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं, और हम ये भी देखेंगे कि वर्तमान में जो है हम ज़्यादातर इसके जो सुझाए गए तरीके हैं उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो पहला क्या था? पूर्व प्राथमिक शिक्षा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी शिक्षा मूल रूप से शुरू होने से पहले जो शिक्षा है उसे हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा बोल सकते हैं, या फिर जो है यहाँ पर जो बोला जाता है प्ले ग्रुप या इस तरह का जो पार्ट होता है। तो ये इन्होंने कहा कि उसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, कितना टाइम होना चाहिए उसके लिए। तो इन्होंने कहा इसके लिए 1 से 3 साल की अवधि होनी चाहिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा आरंभ होने के लिए, 3 साल का पीरियड इसमें रहना चाहिए। फिर दूसरा आया निम्न प्राथमिक शिक्षा, और उसके लिए इन्होंने कहा कि ये 4 से 5 वर्ष तक की हो सकती है, 4 से 5 साल की। और कक्षा 1 में जब बच्चा प्रवेश करेगा क्लास 1 में, तो तब उस बच्चे की उम्र होनी चाहिए 6 वर्ष। तो यहाँ पर भी अभी भी यही होता है कि जब क्लास 1 में बच्चा आता है, चाहे वो सरकारी में आए या प्राइवेट में आए, उसका एज 6 ईयर होना चाहिए। ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी का रूल है। उससे पहले जो है सीधा नहीं रख सकते हैं क्लास के अंदर, नहीं तो जो है हमारी शिक्षा नीति का उल्लंघन हो जाएगा। और भारत में एक और कानून है जिसे हम कहते हैं राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, ये उसका भी उल्लंघन हो जाएगा। और ऐसे उल्लंघन में कार्रवाई हो सकती है उस स्कूल के खिलाफ जो बच्चों को इस उम्र से पहले क्लास 1 में जो है एडमिशन दे दे। इसीलिए क्लास 1 से पहले वो अलग अलग नामों से जो है क्लासें चलाते हैं और फिर अपना काम करते रहते हैं। तो ये सिफारिश यहाँ भी आ गई थी कोठारी आयोग के द्वारा। दूसरा, उच्च प्राथमिक शिक्षा। अब जो उच्च प्राथमिक शिक्षा है
ये कहा इन्होंने कि ये 3 से 4 वर्ष की अवधि का होना चाहिए, 3 to 4 ईयर्स इसका पीरियड होना चाहिए। जबकि दूसरे के लिए कहा इन्होंने कि माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन, इसमें 2 ग्रुप बना दिए उन्होंने, सामान्य वर्ग अलग बोला इन्होंने और व्यावसायिक वर्ग अलग बोला। तो सामान्य वर्ग के लिए इन्होंने कहा कि 2 साल का ड्यूरेशन हो सकता है माध्यमिक शिक्षा सामान्य यानी जर्नल वाले के लिए। परंतु अगर जो है प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है व्यावसायिक, तो तब इन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक के लिए 2 से 3 वर्ष का टाइम ड्यूरेशन हो सकता है या रखा जाना चाहिए। तो ये तो हो गया माध्यमिक वाला। फिर इसके बाद आता है उच्चतर माध्यमिक। उच्चतर माध्यमिक में फिर इन्होंने उसको भी 2 कैटेगरी में बांटा और इसमें कहा कि उच्चतर माध्यमिक का जो टाइम होना चाहिए वो 2 वर्ष, और अगर प्रोफेशनल व्यावसायिक कोर्स है तो तब हो जाएगा 2 से 3 वर्ष। तो आप इसमें देख रहे हैं कि पहले तो ये हो गया प्राथमिक वाला, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, फिर निम्न प्राथमिक शिक्षा, फिर उच्च प्राथमिक शिक्षा, इसके लिए ये 3 इनके रिकमेंडेशन। फिर हो गया माध्यमिक शिक्षा सामान्य और व्यावसायिक, 2 रिकमेंडेशन। फिर जो है उच्चतर माध्यमिक में 2, सामान्य और प्रोफेशनल। इसके बाद जो है स्कूलों से बाहर आ गए और अब पहुंच गए हैं विश्वविद्यालयों में, कॉलेज में। कॉलेज के लिए इन्होंने क्या कहा कि स्नातक जो शिक्षा है जिसमें कला, विज्ञान और वाणिज्य, यानी जो हम प्लेन ग्रेजुएशन जिसे बोलते हैं, उसके लिए इन्होंने कहा कि ये 3 वर्ष का ड्यूरेशन होना चाहिए। तो आज हम अभी भी देखते हैं कि जो डिग्री कोर्स होते हैं भारत में वो 3 वर्ष के हैं, कुछ कुछ में बदलाव होना शुरू हो गया है। और अगर ग्रेजुएशन के लिए अगर इंजीनियरिंग या मेडिकल किया जा रहा है, क्योंकि ये दोनों कोर्स 12वीं के बाद ही होते हैं ये भी, तो तब इसके लिए जो ड्यूरेशन इन्होंने बोला था 3 से 4 साल, हालांकि कुछ जगहों में 5 साल तक भी जो है इसमें चलता है। तो ये ग्रेजुएशन वाला हो गया स्नातक। और लास्ट में जो है पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी वाला पार्ट है। तो इन्होंने परा स्नातक के लिए बोला था कि जो सारे डिपार्टमेंट है जिसमें सारे के सारे ह्यूमैनिटीज भी आएंगे बाकी भी आएंगे, उसके लिए उन्होंने कहा था कि 2 या 3 साल का अवधि होना चाहिए। और अगर जो है अनुसंधान से जुड़ा हुआ कार्य है रिसर्च वाला, तो उसके लिए भी जो है 2 से 3 साल का ड्यूरेशन होना चाहिए। इस प्रकार से कोठारी आयोग ने पूरा बॉटम से लेकर के अंतिम छोर तक के लिए अपने सुझाव दिए थे कि क्या क्या जो है शिक्षा की संरचना होनी चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए भारत में इस पार्ट के लिए। यहाँ से कोई क्वेश्चन डाउट है तो वो पूछ लिए, कोई कन्फ्यूजन है किसी को तो वो पूछ लीजिए। अब इस आयोग ने जो सिफारिशें दी थी, इसने कुल मिला के 23 सिफारिश दी हैं, 23 तरह के सुझाव इस आयोग ने जो है दिए हैं। और इसके छोटे छोटे पहलुओं पे हम अलग से बात भी करेंगे। इसमें क्या क्या था, मौजूदा शिक्षा प्रणाली में दोष क्या हैं, क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों में कैसे सुधारना है। तो किसी भी चीज़ का समाधान करने के लिए पहले समस्या का पता लगना चाहिए। तो वही इस आयोग ने भी किया था कि दोष क्या है उसमें, इस पर सुझाव था। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, यानी जो शिक्षाएं दी जा रही हैं चाहे प्राथमिक में, माध्यमिक में, उच्चतर में, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या उससे हम अच्छे नागरिक बनाना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, समाज सुधारक बनाना चाहते हैं, या सिर्फ डिग्रीधारी बनाना चाहते हैं। ऐसा उद्देश्य स्पष्ट होना आवश्यक है। शिक्षा के तरीके क्या हों, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ाया जाए, उन्हें किस तरह से पढ़ाया जाए। ये पाठ्य पुस्तकें क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड बुक क्या होनी चाहिए, इस पर भी इन्होंने सुझाव दिया था। पाठ्यक्रम, सिलेबस, और जैसे हम कहते हैं कि सिलेबस समय के साथ बदलता रहता है, मॉडिफिकेशन होते हैं, उसमें नई चीज़ें जोड़ी जाती हैं। और आज की डेट में हम देखते हैं कि
ऐसी पाठ्य पुस्तकों को बनाने की जिम्मेदारी एनसीईआरटी की होती है। वो उसमें जो है कंटेंट भी कैसे लाएगा, व्यावहारिक जीवन की बातें कैसे आएंगी, उदाहरण कैसे आएंगे, ये सारी बातें। शैक्षिक संरचनाएं और उनका मानक, स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, एक पैरामीटर जरूरी होता है कि इन पैरामीटर और मानकों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाए, तो उस पर भी था। छात्रों का शारीरिक कल्याण यानी फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ये भी इस पर इन्होंने सुझाव दिया था। महिलाओं की शिक्षा पर भी बात किया था, और पीछे भी हमने बात की थी मुदलियार आयोग में या राधा कृष्णन आयोग में, वहाँ पर भी महिलाओं की शिक्षाओं पर बात हुई थी। मार्गदर्शन और परामर्श, जो गाइडेंस होता है या एडवाइस होती है शिक्षा में, शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, उस पर भी सुझाव था। पर्यवेक्षण और निरीक्षण कैसे कैसे हो, इस पर भी इन्होंने जो है अपना सुझाव प्रस्तुत किया था। इसके अलावा 3 भाषा फॉर्मूला आज भी इस पर है, हालांकि ये अभी भी प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है कि 3 भाषा फॉर्मूला भारत में होना चाहिए, एक स्थानीय भाषा, एक अंग्रेजी और एक हिंदी। इस पर लगातार जो है बातें हुई हैं। दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन, यानी जो आजकल ओपन बोर्ड एजुकेशन हम देख रहे हैं उसको हम दूरस्थ शिक्षा भी बोलते हैं, उस पर भी इसने सुझाव दिया था। बाद में जो है भारत में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो भारत की सबसे बड़ी दूरस्थ शिक्षा का केंद्र है, इग्नू। उसके अलावा चयनात्मक प्रवेश, यानी बच्चों का एडमिशन कैसे हो, सिलेक्शन कैसे हो, प्रोसीजर क्या होना चाहिए, इस पर भी सुझाव दिया। व्यावसायिक शिक्षा पे भी, नैतिकता और धर्म पर शिक्षा, मॉरलिटी, ये हमेशा से और लगभग सारे आयोगों ने इन पे बातें की हैं। विश्वविद्यालय की ऑटोनॉमी, यूनिवर्सिटियों को स्वतंत्रता किस स्तर की दी जानी चाहिए ताकि वो अपने ढंग से काम कर सकें, प्रगति कर सकें, नया इनोवेशन कर सकें। उसके अलावा शिक्षक शिक्षा, टीचरों का ट्रेनिंग क्या क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या बॉडी होनी चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन, यानी जो बड़े हो चुके हैं परंतु पढ़े नहीं हैं उनके लिए क्या, तो भारत में जो है प्रौढ़ शिक्षा भी चली थी जो है बाद में। उसके अलावा विश्वविद्यालय का उद्देश्य, लक्ष्य, कार्य क्या होना चाहिए, प्रशासनिक समस्याएं क्या हैं वो, कार्य अनुभव, उच्च शिक्षा में नामांकन और मूल्यांकन, ऐसे 23 विषयों पर कोठारी आयोग ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी और उसकी अधिकतर सिफारिशों को सरकार ने अपनी नीतियों में शामिल किया। इसमें हम कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आएंगे कि ज़्यादा जोर किस पर दिया था कोठारी आयोग ने और सरकार ने किन किन हिस्सों पर ज़्यादा काम किया और उन्हें लागू किया अपनी नीतियों, कार्यक्रमों और बाकी चीज़ों के द्वारा। तो वो इसे हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, डाउट, कंफ्यूजन है तो वो पूछ लीजिए। कुछ पूछना चाहेंगे यहाँ तक? तो इसको आज हम इतना करेंगे और आपको हमने जो है राधा कृष्णन आयोग का नोट्स भी भेज दिया है, मुदलियार आयोग का नोट्स भी भेज दिया है और अब ये इसका भी आ जाएगा। उसके अलावा जो हिंदी समास हुआ है वो पढ़ा तो दिया हमने, उसका नोट्स भी आपको भेज देंगे हम जल्दी से। और कल जो फ्राइडे है उसमें फिर हिंदी वाला टॉपिक फिर से दूसरा कोई और आएगा किसी चीज़ का। तो आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।